नमस्कार एंड हेलो टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स जिंदगी की यूट्यूब चैनल पर। और ये है चांस चाल। और आज हमारे बीच जो मौजूद हैं उन्हें अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा जा चुका है। द इंडियन शूटर जिन्होंने फर्स्ट पोजीशंस की झड़ी लगा दी इंडियन शूटिंग में, the first shooter to reach an Olympic final, and the first Indian to be ranked number one in the world. So let's all welcome amongst us the champion of champions and the one and only Anjali Bhagwat ji. Welcome, ma'am, to Chance Chat. हेलो, हाय, थैंक यू। अंजलि जी, शुरू करते हैं। साल 2000 से 2004 आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय था जब आप शिखर पर थी। 2002 में आप वर्ल्ड नंबर 1 थी और 2003 में आपने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। तब से लेके अब तक इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। कोई रिग्रेट, कोई मलाल, शायद ऐसा करती तो बेटर रहता या वैसा करती तो ज्यादा बेहतर रहता? मुझे नहीं लगता ऐसे कोई बहुत सारा रिग्रेट है, क्योंकि मैंने जिस जमाने में शुरू किया था दैट वाज टोटली अनप्रोफेशनल वर्ल्ड। 1988 में मैंने पहली राइफल हाथ में ली थी। तब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वेपन्स नहीं थे, एम्यूनेशन नहीं था। सिर्फ मैच के लिए हमें एम्यूनेशन मिला जाता था। इंटरनेशनल एक्सपोजर्स बहुत कम थे। जो 50 मीटर्स का हमारा डिस्टेंस होता है शूटिंग में, वो भी हमारे पास नहीं था। हम 25 मीटर्स पे हमारे टारगेट्स हाफ कट करके उसको बॉल पे लगा के ड्राई प्रैक्टिस करते थे। तो उस सिचुएशन में मैंने शुरू किया था। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी तरफ से हमने कुछ बाकी छोड़ा है। हमने 100% हमारा दिया, पूरा लाइफ मैंने उसके लिए लगाया है। बट आई हैव बीन द विटनेस्ड ऑफ दिस प्रोग्रेस थ्रू आउट 20 और 30 years मे बी नाउ। तो अभी के मेरे शूटर्स या स्टूडेंट्स या मेरे टीममेट्स को मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि दे आर प्रैक्टिसिंग इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड नाउ। प्रोफेशनल पैकेज में उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जैसे सीनियर शूटर्स है जो उनको इंस्टेंट टेक्निकल टिप्स दे सकते हैं। अभी कम्युनिकेशन इजी हो गया है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ऐसा माहौल शायद मेरे वक्त होता तो मैं और बहुत कुछ मेरे देश के लिए कर सकती थी। जी जी। यू हैव सो मेनी अचीवमेंट्स इन योर बैग। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर शूटिंग ही क्यों चूज करी? कोई मतलब बंदूक उठाने का मन कैसे बनाया आपने? एंड व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन टू इट? वैसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई स्पोर्ट्स में नहीं था। मेरी मम्मी म्यूजिक में थी। माय डैड इज वेरी ओपन माइंडेड, लेकिन ही वाज टिपिकल वर्किंग फादर। लेकिन मुझे बचपन से खेल की बहुत पसंद था मुझे खेल। तो मैं स्कूल में कबड्डी खेलती थी। फिर वही रुचि जारी रखने के लिए मैंने स्कूल में कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन किया, नेशनल कैडेट कोर्प्स, जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज सिखाते हैं। तो वहां पे मैं माउंटेनियरिंग ट्रेकिंग करती थी। और इसीलिए लोग मुझे एक्सीडेंटल शूटर कहते हैं, क्योंकि शूटिंग मेरी पसंदीदा चीज तब नहीं थी। जो शूटर्स थे एनसीसी कैडेट्स, उनकी एग्जाम्स आई उनके कंपटीशन के उसी ड्यूरेशन में, तो हमें रिप्लेसमेंट करके लिए भेजा था। और एनसीसी की तरफ से वो कंपलसरी था, उनका ऑर्डर था, तो मानना ही पड़ा। तो पहले दिन मैं शूटिंग रेंज पे गई और तब मेरी शूटिंग की पहचान बहुत ही ऐसे थी कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि मैं कभी शूटर बन पाऊंगी। क्योंकि पहले दिन में जब मैं रेंज पे गई तब उन्होंने मुझे 5 गोलियां हाथ में दी और बोला कि आप ग्रुपिंग करके दिखाओ। ग्रुपिंग तो छोड़िए, जब मैंने टारगेट मेरा पीछे लाया तो पूरा ब्लैंक था। तो 5 शॉट मेरे वॉश आउट थे और मैंने सोचा मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगी और सारी जिंदगी फिर मुझे उसी जगह पे बितानी है। तो उस तरीके से फिर मैंने जैसे सीखना शुरू किया और जैसे मुझे अच्छा लगता गया, मेरी इंटरेस्ट डेवलप होती गई, मैं जीतती गई, फिर वो अपने आप मेरा करियर बन गया। शूटिंग एक्चुअली में किसी जमाने में राजा महाराजाओं का शौक माना जाता था। बाद में इसे स्पोर्ट्स की शक्ल मिली थी। आइडियली तो ये एक महंगा शौक है। सो शुरू में तो काफी दिक्कतें आई होंगी। शुरू में हमारे लिए बहुत दिक्कतें थी। लेकिन मैं पहले ये पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी कि कोई भी स्पोर्ट आप प्रोफेशनली अगर शुरू करना चाहते हैं तो महंगा ही आपको लगेगा। क्योंकि प्रोफेशन लेवल पे अगर आपको कंपटीशन में जाना है, जैसे एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, तो तैयारी उतनी ही रहती है। आप स्विमिंग करो, कबड्डी खेलो या शूटिंग करो,
लेकिन शुरू करने के लिए शूटिंग सबसे आसान खेल है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि उसके डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स बहुत ही अलग है। कम समय अगर आप प्रैक्टिस करो तो भी चल जाता है। जैसे फील्ड गेम है, हॉकी है, आउटडोर गेम्स है जिसमें फिजिकल जो आपकी एंड्योरेंस होती है बहुत डिमांडिंग होती है, वैसे शूटिंग में नहीं है। शूटिंग में बहुत सारे अलग तरीके के रिक्वायरमेंट्स है जिसमें आपको योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है, और जिसका फायदा आपको एजुकेशन या आपके अलग जो दूसरा प्रायोरिटी करियर है उसमें भी हो जाता है। तो शूटिंग शुरुआत के लिए इतना महंगा नहीं होता है अब, लेकिन तब जब मैंने शुरू किया था तब बिल्कुल क्योंकि ये बहुत नया था, हमारे पास कोई टेक्निकल नो हाउ नहीं थे, कोचेस नहीं थे, कंपिटिटर्स भी ज्यादा नहीं थे, वेरी अनप्रोफेशनल, बहुत कम लोगों को ये खेल पता था। मुझे लगता है 8 शूटर्स में हमारे पास एक राइफल थी, और उसमें से भी कभी कभार वो एमिनेशन टारगेट तक पहुंचता था। लेकिन वही है जो एनसीसी से हमने सीखा था कि डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इसके ऊपर उसकी बदौलत हम वहां पे सरवाइव कर पाए। और तकरीबन 10 साल के स्ट्रगल के बाद हमारी प्रोफेशनल जर्नी एक्चुअल में शुरू हुई थी। बिल्कुल। देयर इज स्टोरी बिहाइंड कि नाना पाटेकर जी ने आपको आपकी फर्स्ट किट दी थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। एंड उससे पहले मैं हमारे दर्शकों को ये बता दूं कि नाना पाटेकर खुद भी एक शूटर रह चुके हैं। सो अंजलि जी, अब आप बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल, क्योंकि तब वेपन्स यहाँ पे मतलब शूटिंग में नथिंग इज इंडिजीनियस, आप हमें सब इंपोर्ट करना पड़ता है, और तब के जमाने में इंपोर्ट करना मतलब बहुत ही बड़ा टास्क था। मुझे मेरा एक इंपोर्ट लाइसेंस लाने के लिए 6 महीने लगे थे, और उसके बाद मुझे पता चला था कि वो मॉडल आउटडेटेड हो गया है, तो उसके अमेंडमेंट के लिए और 3 महीने, तो तकरीबन 1 साल मुझे अपनी वेपन लाने में लगाया था। और आई एम फ्रॉम हम्बल फैमिली, मिडिल क्लास थे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन फाइनेंशियल बैकअप उतना नहीं था। तो हम वेपन या किट या एक्सेसरीज क्लब की तरफ से क्लब के जो थे वो यूज करते थे, शेयर करते थे। लेकिन 94 में जब नेशनल गेम्स हुए थे महाराष्ट्र में, तब सारे गोल्ड मेडल मैंने जीते थे, और वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नाना पाटेकर जी आए थे, और उन्होंने देखा कि सारे मेडल मैं ले रही हूँ, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी इम्प्रेस्ड विथ माई प्रोग्रेस। तो मेरे जो मेंटोर थे भीष्मराज बाम सर, जिन्होंने मुझे साइकोलॉजिकल और मेडिटेशन का ट्रेनिंग दिया, तो उनसे उनकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, शी इज वेरी प्रॉमिसिंग शूटर। और तब भी उन्होंने अपफ्रंटली मुझे वेपन मेरी पहली उन्होंने स्पॉन्सर की थी। तो उस प्रकार से मेरी वेपन आई थी। और यहाँ पे मैं जरूर ये भी कहना चाहूंगी कि हाइको प्रोडक्ट्स की मंगलाताई अभ्यंकर तब थे, वो भी वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आए थे। वो खुद 9 यार्ड साड़ी पहनती थी, वेरी ओल्ड लेडी, वेरी काइंड एंड जनरस। वो हर साल एजुकेशन में एक स्कॉलरशिप देती थी किसी भी स्कूल की बच्ची को जो बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन उस साल उन्होंने देखा कि बच्चियां सिर्फ एजुकेशन में नहीं, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे, वो भी इतना हट के स्पोर्ट है शूटिंग। तो शी वॉज ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड, और उन्होंने मेरी सारी किट जो मेरी इम्पोर्टेड होती है हमारी शूटिंग की, वो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर की थी। तो 95 में आई वॉज रेडी विथ माई किट आफ्टर 8 to 10 years। अच्छा, ईयर 2000 की बात करते हैं। आपने 2 बड़ी सफलताएं हासिल की थी वहां पे। एक तो सिडनी में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली आप पहली महिला बनी, और दूसरा पर्सनल फ्रंट पे भी आपने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी थी। आइए आप बताइए। जी बिल्कुल, 2000 में मेरी शादी हुई थी, और ओलंपिक क्वालिफिकेशन मिलने से पहले मेरी शादी तय हो चुकी थी। इट इज टोटली अरेंज मैरिज। हमारे कॉमन फ्रेंड की तरफ से हम उनके मम्मी डैडी के घर, मेरे मम्मी डैडी गए, देखा, पसंद किया। लेकिन मैं तब बहुत कम रहती थी इंडिया में, क्योंकि मेरी सारी कॉम्पिटिशन्स और ये अब्रॉड में होती थी, कैंप्स लगते थे। तो 3 दिन में हमारी शादी तय हो चुकी थी, और जिस दिन हमने एक दूसरे को हाँ बोला, उसी रात मैं यूरोप सर्किट के लिए निकल गई थी। तो बहुत लंबा होता है वो यूरोप सर्किट, तकरीबन 18 से 20 मैचेस होते हैं हमारे वहाँ। उसके बाद मेरे ओशियाना कप था, और उसके बाद वर्ल्ड कप था, और उसके बाद मैं घर आई। तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद मैं फिर से घर आई थी। तो मुझे याद भी नहीं आ रहा था उनका चेहरा कि मेरी किससे शादी हो रही है।
मैंने एयरपोर्ट से मम्मी को घर पे फोन किया, आप एयरपोर्ट जब आओगे तो उनके सामने साथ ही खड़े रहना ताकि मैं ढूंढ सकूं कि ये यही आदमी है। लेकिन लकीली मंदार बहुत कोऑपरेटिव है। जब शादी हमारी तय हो रही थी तभी हमारी बातों में भी वैसे ही निकला कि उन्हें कोई 9 to 5 रूटीन जॉब करने वाली ऐसी नहीं चाहिए थी। वो एक कंपेनियन एंड एक फ्रेंड ढूंढ रहे थे खुद के लिए। और वो भी स्पोर्ट्स में उनका भी इंटरेस्ट बहुत अच्छा था। और उन्होंने जब देखा शादी के बाद कि मेरी जो परेशानियां हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई देखने वाला नहीं है या कोच नहीं है, तो वो सारी जिम्मेदारी उन्हें अपने सर पे ली। उनका खुद का बिजनेस था, वो भी थोड़ा उन्होंने कम करके वो मुझे टाइम दिया करते थे ताकि मेरे फाइनल्स के टाइमिंग ले या मेंटेनेंस करे मेरे वेपन्स का या स्पॉन्सर्स टिकट निकाले। क्योंकि मुझे याद है मैं सिडनी ओलंपिक्स जब जा रही थी तो रात को 11 बजे तक मैं मेरा पासपोर्ट और वीजा के लिए एयरपोर्ट पे रुकी थी और मिडनाइट पे मेरा फ्लाइट था। वो तो सारा फ्रेंड की तरफ से सारा तामझाम सेट करके वो पासपोर्ट लेके फिर आई कुड फ्लाई फॉर द ओलंपिक्स। तो बाय द वे पहले हाँ किसने करी थी? पहले हाँ किसने करी थी? नहीं, दोनों ने एक दूसरे को पूछा कि आर वी ओके विद ईच अदर, तो दोनों ने हाँ कहा। चलिए इस नोट पे विल टेक अ स्मॉल लिटिल ब्रेक। आप लोग भी कहीं जाइएगा नहीं। अंजलि जी के साथ हमारी बातें जारी हैं चांस चैट के ऊपर। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। एक बार फिर आपका स्वागत है चांस चैट पर और हमारे साथ मौजूद है अंजलि भागवत जी। अंजलि जी, 2019 इंडिया के नजरिए से बेहद खास रहा है। ISSF की रैंकिंग में हम 21 गोल्ड के साथ टॉप पर रहे हैं और टोक्यो ओलंपिक्स में भी हम काफी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कैसे देखती हैं, मतलब द हार्ड वर्क बिहाइंड इट, कितना कंसंट्रेशन रहा? व्हाट डू यू से अबाउट इट? वी हैव अ ब्रिलियंट टीम एट प्रेजेंट। अगर सिर्फ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए शूटर नहीं, लेकिन सारा जो लॉट है अभी का वो बहुत ही टैलेंटेड है। और मैं इसका श्रेय हमारी फेडरेशन को देना चाहूंगी, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये जो विजन है, दूर का जो विजन है, वो 5 साल पहले ही तय किया था। जो 5 साल पहले या 6 साल पहले से हमारा जूनियर प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, उसका रिजल्ट हमें आज मिल रहा है। क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट था, जो बजट हमारा था शूटिंग का, वो 80% बजट उन्होंने तब जूनियर स्क्वाड पे लगा दिया। तब सीनियर के मन में भी आया कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। ये बहुत सारी चीजें तब उठी थी, लेकिन तब ये रिजल्ट के बारे में, ये पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में पता नहीं था। तो ये जो जूनियर्स के कैंप्स लगे, उनको जो एक्सपोजर दिया, और बहुत बड़ा बदलाव ये था कि लोकल कोचेस में उन्होंने अपना विश्वास जताया। जो लोकल कोचेस उन्होंने अपॉइंट किए, जो लोकल कोचेस के साथ आप रैपो रख सकते हो, उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट जो होती है, उनको जो एक्सप्लेन कर सकते हो, वो फॉरेन कोच के साथ वो हमारी रिलेशन नहीं बन पाती। क्योंकि फॉरेन कोच एक आता है, वो ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोगों को देख सकता है, पूरे इंडियन स्क्वाड को नहीं देख सकता। लेकिन लोकल कोचेस के ये जो लेवल्स हैं, वो सारे बच्चों को देखते हैं और सीनियर कोचेस के पास उसको पास करते हैं। तो वो जो उनका अपग्रेडेशन होता है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ही उसका ही रिजल्ट हमें आज दिखने को मिल रहा है। और अभी दे आर वेरी लकी कि बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो गई है। जैसे मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट से बहुत सारे स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप्स, स्कीम्स है ओलंपिक प्रिपरेशन के लिए या कोई भी इंटरनेशनल प्रिपरेशन के लिए, और सारी फेडरेशंस प्रोफेशनल हो गई है। उसके बाद लोकल कोचेस की संख्या बढ़ गई है। और बहुत अच्छा कि जो ये NGOs आए हैं, ट्रस्ट आए हैं, जो अच्छे एथलीट्स को अडॉप्ट करते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं, उसमें सब एक्सपर्टीज उन्हें मिल जाती है, राइट फ्रॉम डाइट टू न्यूट्रिशन टू फिजियोथेरेपी, फिजिकल फिटनेस, टेक्निकल नॉलेज। आपको बाहर जाके अगर प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ एक्सपोजर, सब कुछ उनके पास में। दे आर जस्ट वर्किंग इन द टोटल प्रोफेशनल पैकेज, जो हमारे वक्त नहीं था। हमें तो फिजिकल ट्रेनिंग तो छोड़िए, फिजियोथेरेपी का मतलब भी नहीं पता था। लेकिन वो चीज आज नहीं है। वो बहुत अच्छे इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, माहौल में प्रैक्टिस कर रहे हैं,
एंड ऑफ कोर्स जैसे जनरेशन बदलती है वैसे कॉन्फिडेंस भी बदलता है, एक्सपीरियंस बदलता है, और आजकल के बच्चे तो एकदम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड है। हमारे वक्त हम जब बाहर जाते थे तब हमें वो कॉम्प्लेक्स रहता था कि हम फॉरेन टूर कर रहे हैं, फॉरेनर्स को देख रहे हैं। आजकल के बच्चों को वो कुछ है ही नहीं, वो न्यूनगंड ही नहीं है उनके मन में। वो बिंदास जाते हैं, वो इंटरनेशनल एरिना में ऐसे जाते हैं कि लोग उनसे डरते हैं कि इंडियन टीम आ गई, तो हम वी डिजर्व टू बी रैंक नंबर 1। बिल्कुल बिल्कुल। सो शूटर अंजलि, एथलीट अंजलि को दुनिया जानती है। नाउ गुरु अंजलि, क्या बच्चों को सिखाने की जो ये जिम्मेदारी है उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं, कैसे मजा आ रहा है? इट्स फन, टीचिंग इज ऑलवेज अ फन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब सिखाते हुए आप अपना नॉलेज भी रिवाइज करते हो तब मुझे पता पड़ता है। जब मेरे बच्चे मुझे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, डिफिकल्टीज लेके आते हैं, तब मुझे अरे मैं ऐसा करती तो शायद और कुछ अच्छा हो जाता। तो वो सॉल्व करने में मैं अपने आप को भी चैलेंज करती हूँ। और मेरे पास सारे कैटेगरीज के हैं, मतलब 8 स्टैंडर्ड से लेके 25 साल का है, 30 साल का है, सारे एज कैटेगरी के लोग हैं जिनकी अपनी अपनी लॉजिक से वो एक ही चीज अगर आप उनको सिखाओ अपनी अपनी लॉजिक से लेते हैं, तो वो मेरे पास बहुत ही अच्छा चैलेंज होता है कि ये क्या सोच रहा होगा, उसको कैसे बताना पड़ेगा। ये सारी जो चीजें हैं ये कीप्स यू मोटिवेटेड और अलर्ट, और वो शूटिंग में टच में रहना बहुत अच्छी बात है। जब मैं मेरे स्टूडेंट के साथ compete करती हूँ तो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स फन, टीचिंग इज ऑलवेज अ फन। एंड व्हाट अबाउट आपके अपने बेटे के बारे में बताइए, उसका किस तरफ इंटरेस्ट है? He's too young now. He's just 10 years. अभी तो शूटिंग में he doesn't like. मुझे लगता है मम्मा क्या बोरिंग कर रहे हो आप, कितने घंटे से एक ही जगह पे खड़े हो। अभी वो he is very energetic, so he loves outdoor sports. He loves basketball, football. उसका ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे I am keeping my fingers crossed कि कुछ साल में शायद वो शूटिंग उसको अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल। यू आर फ्रॉम मुंबई एंड उसके बाद आप पुणे शिफ्ट हुए, तो मुंबई नगरी तो सबको मोहित कर लेती है, तो क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने आपको अपनी तरफ नहीं खींचा? यस, मुंबई में जान, मुंबई को तो मैं रोज मिस करती हूँ। पुणे से भी मैं वीकेंड पे मुंबई जाती हूँ मेरे मम्मी डैडी के घर। आई गेट चार्ज अप एंड कम बैक टू पुणे। ऑफ कोर्स तब 1-2 लोगों से मुझे फोन आया था, फिर तमिल इंडस्ट्री से भी आया था, बट देन वहाँ पे सिचुएशन बहुत अलग थी। हमारे वक्त कुछ भी इजी नहीं था। अगर आप कोई ट्रिप को भी जाओ तो अपना वीजा खुद निकालो, अपने टिकट अरेंज करो, फिर वहाँ देखो, यहाँ सब करने में ये सब ग्लैमर की चीजों के लिए मुझे वक्त नहीं मिला था। तो आई जस्ट डिसाइडेड टू फोकस ओनली ऑन माई करियर एंड टोटली डेडिकेटेडली गिव माई टाइम फॉर माई स्पोर्ट। तब मैंने उसके बारे में सीरियसली नहीं सोचा। चलिए कोई नहीं, हमें पता ये भी चला है कि आपकी मदर और आपकी सिस्टर दोनों सिंगर हैं एंड आपकी भी आवाज इतनी मीठी है बात करने में, तो ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि आप गाना नहीं गा सकते। तो वी वुड एंड हमारे सारे व्यूअर्स भी कोई तो गाना सुनना चाहेंगे आपसे, एनीथिंग जो आपको पसंद हो। घर में तो गाते हैं लेकिन सुनने के लिए कोई चाहिए ना, इसलिए मैं सिर्फ सुनती थी। मैं बाथरूम यहाँ हम सब सुन रहे हैं, यहाँ हम सब सुनने को तैयार है। मैम आप गाइए। Okay, just 2 lines for today's situation maybe. कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम है राही प्यार के चलना अपना काम, मुश्किल हो जाएगी हर मुश्किल आसान। Thank you so much Anjali ji for being with us on Cham's Chat and I hope हमारे viewers को आपका song, आपकी सारी बातें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। Thank you so much. Thank you, I loved it. Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you.